हाँ हाँ। परसों वाले का नहीं भेजा आपने, पर मे भी आपने अपलोड की हो, बात अलग है बड़ा। नहीं, मैंने इसे बनाया हुआ था, बस मुझे आपको शेयर करना था अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं बताना भूल गया। दिस वन, दिस वन, ठीक है। नहीं, ये वाला, ये वाला। नमस्कार। आज हम मेडिकल कोडिंग की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, खास तौर पर जी कोड्स और ये आउट पेशेंट बनाम इन पेशेंट कोडिंग के नियम क्या हैं। मतलब रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है तो सिर्फ बीमारी या चोट ही नहीं होती, और भी चीज़ें होती हैं। आज हम समझेंगे कि उसे कैसे कोड करते हैं। ये जानकारी हमने एक डिटेल्ड लेक्चर या ट्यूटोरियल से ली है। हम आवाज़ आ रही है आपको? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर मुझे आउटपुट ही आ रहा है। ठीक है। हमारा मकसद है ये यहाँ पर आप जो है ना, ये हिंदी में क्या है ना कि जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। सो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपने उसी सीपीटी पे। ठीक है, आज हम सीपीटी को ही समझते हैं। चलो, सो हम सीपीटी को समझते हैं। चलो, तो सीपीटी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सीपीटी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीपीटी? डू यू हैव एनी सीपीटी में आइडिया? हाँ, प्रोसीजर कोड्स आता है। बोलो सही गलत जो भी है, आप एक बार ट्राई करो। सर वही प्रोसीजर कोड आते हैं, 5 डिजिट न्यूमेरिक प्लस मॉडिफायर्स होते हाँ हाँ। हैं। ये याद रखना। ठीक है, तो ये होते क्या है? व्हाट इज़ यूज़ ऑफ इट? क्या पर्पस क्या होता है? देखो, पर्पस यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जितने भी हमारे यूएस हेल्थ केयर में अगर कोई मेडिकल सर्जिकल डायग्नोस्टिक सर्विसेज है, ठीक है, तो वो होती है हमारी सीपीटी। इसका पर्पस होता है स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग के लिए जो भी मेडिकल और सर्विस प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, अब हमारे इसमें कितने कैटेगरीज हैं? एक है हमारी कैटेगरी वन, दूसरी है कैटेगरी टू, तीसरी है कैटेगरी थ्री। ठीक है, तो कैटेगरी वन का पर्पस होता है मोस्ट कॉमन यूज कोड रिप्रेजेंटिंग वाइड रेंज ऑफ मेडिकल सर्विसेज। जो सेकेंड वाली होती है वो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होती है, जो कि सप्लीमेंटल ट्रैकिंग कोड यूज़ किया जाता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। और टेम्प्रेरी कोड होते हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ होती है। सो हमने यहाँ पे कैटेगरी वन में समझा कि हमारे टोटल कितने सेक्शन हैं। सो फर्स्ट सेक्शन इज़ व्हाट? E&M. Second section is anesthesia. Third section is surgery. Fourth section is radiology. Fifth section is pathology. And last section is medicine. So what do you understand by evaluation and management? What do you understand by anesthesia? What do you understand by surgery? What do you understand by radiology? What do you understand by pathology? What do you understand by medicine? So यहाँ पर when you are going to code for CPT और प्रोसीजर, जैसे आपने आईसीडी की गाइडलाइन को समझा था, सेम उसी की तरह हमारे पास गाइडलाइन है सीपीटी की। सो टुडे वी विल लर्न कि सीपीटी का कोड हम कैसे लीड करते हैं, और जैसे हमने कि आईसीडी में कोडिंग करी, लाइक द सेम वे हाउ वी विल कोड फॉर सीपीटी। अभी तक का आपको फंडा समझ में आ गया क्या मैंने बोला? यस सर। ठीक है। सो करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी बुक में क्या क्या आपको मिलेगा? गाइडलाइन मिलेंगी, कोड मिलेगा, डिस्क्रिप्शन फॉर रिपोर्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? डिस्क्रिप्शन फॉर रिपोर्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब सर कौन कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज दी जा रही हैं सर, उसका डिटेल में।
हाँ, उसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है उसका एक कोड होगा और उस कोड को सेलेक्ट करने के लिए, चूज़ करने के लिए एक गाइडलाइन होगी। इतना फंडा क्लियर है? सो दैट मीन्स कंपाइलेशन ऑफ गाइडलाइन, कोड एंड डिस्क्रिप्शन फॉर रिपोर्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। अब ये मेंटेनेंस कैसे होती है, ये AMA इसे मेंटेन करता है कोड सेट को, ठीक है। और ये कहीं न कहीं, ठीक है, ये छोड़ो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं अपनी कैटेगरी 1 कोड के बारे में, जो कि 5 डिजिट होती है, न्यूमेरिक होती है। और ये कोड आपका AMA इसे मेंटेन करता है और मैंडेटरी होता है रिपोर्टिंग एंड रिम्बर्समेंट पर्पस के लिए। और SCPCS लेवल 2 कोड में बी यूज इंस्टेड फॉर मेडिकेयर इफ़ अवेलेबल। सो कुछ SCPCS के जो कोड होते हैं वो मेडिकेयर के लिए होते हैं, मेडिकेयर बाद में आपको बता दूंगा। कैटेगरी 2 कोड परफॉर्मेंस मेजरमेंट के पर्पस से होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि शुरुआत होता है यहाँ पर कैसे, यहाँ पे जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो आपका होता है ये, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। चलो, तो अब हम आ जाते हैं अपने CPT बुक पे। आप लोगों ने CPT बुक देखी है? तो जो CPT बुक है वो कितने सेक्शन में डिवाइडेड है? हाउ मेनी सेक्शन? कैटेगरी 1 हैज़ हाउ मेनी सेक्शन? 6 ठीक है, 6 हाँ। फिर उसके बाद जैसे ICD में था, ओके, ऑफिशियल कन्वेक्शन, देन वहाँ पे उसके भी सब पार्ट थे। लाइक द वे इस बुक में भी आपको सिलेक्शन गाइडलाइन, कैसे हम गाइडलाइन को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन टेबल ऑफ कंटेंट है, क्या क्या टेबल ऑफ कंटेंट है, नोट्स हैं इंपॉर्टेंट, देन कैटेगरी 2 कोड है, कैटेगरी 3 कोड है, एंड अपेंडिक्स A से P तक इन अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स। सब सेक्शन में जैसे वहाँ पे कोड का क्या क्या आइकन है, किस आइकन से क्या इंडिकेट होता है, बोल्ड फेस टाइप, इटैलाइज टाइप, क्रॉस रेफरेंस टर्म, एनाटॉमिकल इलस्ट्रेशन, प्रोसीजर रिव्यू एंड गाइडलाइन का इंट्रोडक्शन। सो अब आप यहाँ पे देखो, किसी भी CPT कोड के सामने अगर आपको ये वाले आइकन दिख रहे हैं तो इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये वाली बातें आपको क्लियर हो रही हैं? अगर किसी कोड के पास सेमीकोलन या फिर इंटेंडेड प्रोसीजर है, क्या मतलब हुआ इसका? इफ सेमीकोलन दिस ये चीज हुआ तो क्या मतलब हुआ? ये कोड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 हाँ। पार्ट में डिवाइडेड है कोड हाँ, अब यहाँ और से आपस में डिपेंडेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक को आप एक बार अपने लैंग्वेज में मुझे डिस्क्राइब करो, क्योंकि एक बार आपको ये समझ में आया, सो मतलब मेरे से ज़्यादा आपको ये समझ में आना चाहिए। यहाँ से लेके इसको आप रिवाइज करो, मतलब मेरे को समझाओ जो लिखा है, सेम थिंग। सर ऐड वाले में ये आएगा कि प्राइमरी प्रोसीजर के साथ उसका कुछ मतलब एक और कोड ऐड होगा। बुलेट सर, डॉट या बुलेट होगा तो उसका मतलब है कि कोड नंबर को दिखाएगा वो। ठीक है, P revised code descriptor है, triangle indicates revision। सर रिवीजन मतलब कि मतलब वो अपडेट होगा। हाँ, मतलब वो कोड रिवाइज्ड है, उसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हुआ होगा। चलो कोई नहीं, देखो इसको तो पहले आप पकड़ के चलो। सेमीकोलन का मतलब क्या हुआ? कोई भी कोड है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। देखो, एक इसको देखो और एक इसको देखो, ठीक है। तो ये वाले का मतलब है कि एटलीस्ट इसका कोई भी कोड के 2 पार्ट हैं, और जब ये वाली बात हो गई तो इसका मतलब कि ये कॉमन प्रोसीजर है बिफोर
डिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन आफ्टर क्या मतलब हुआ? सर जो कॉमन प्रोसीजर होगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो उस पर डिपेंडेंट है उसको बाद में लिखेंगे। हेलो। जैसे कि कोई भी प्रोसीजर आप ले लो, ठीक है, सीपीटी की हमारी बुक में, ठीक है, हम जैसे कि कोई भी ये उठा लेते हैं, ये हमारी बुक है, दिस वन, और इस बुक में देखो क्या क्या प्रोसीजर है, क्योंकि देखो ये बहुत ही कोर वाली बात है। जैसे देखो, ये आप देखो, ये एक कुछ भी लिखा हुआ है, इसके आगे ये कौन सा कॉलन है? सेमीकोलन है। यस सर। तो यहाँ पे गाइडलाइन आपकी क्या बोल रही है कि जब भी हम ये वाला रहेगा तो ये बताएगा कि कोड दो पार्ट में डिवाइडेड है, बट जो ये वाला बताएगा कि ये कॉमन प्रोसीजर है जो कि बिफोर और ये डिपेंडेंट है, डिस्क्रिप्टर है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। अब जैसे आप इसको यहाँ पे समझो, देखो ये वाला जो कोड है 82270 एंड 82271, क्या अंतर है दोनों में बताओ आप? इस वाले डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन अदर सोर्सेस लिखा हुआ है, ये जो इसके पहले तक का ये जो पार्ट है, ये इसका ही पार्ट है। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? सर 71 70 का ही पार्ट है। हाँ, इसको मैं किसी और एग्जांपल से अभी आपको समझाता हूँ, देखो, क्योंकि ये अगर आपको फंडम, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओ और देखो, ठीक है, ये 46270 एंड 75 एंड 280, ठीक है, इन कोड के बारे में आप बताओ एज पर दिस, जो अभी हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। समझाओ मुझे 270 से लेके 280 तक का। सर 270 में तो सर वो हुआ है, फिस्टुला हुआ है हम्म और सबक्यूटेनियस, हम्म मतलब वो इसकी का जो पार्ट है। देखो कोई भी कोड आएगा ना, ये आप देखो ना, सेमीकोलन है ये वाला, दिस वन दिख रहा है ना, सेमीकोलन, तो सेमीकोलन के तो इसके आगे, बाद वाली चीजें चेंज होंगी। हाँ, ये पेरेंट टर्म है, इसको समझो, दिस इज पेरेंट टर्म, ठीक है, दिस इज पेरेंट टर्म एंड दिस इज उसके बाद का एक कोई प्रोसीजर है, तो हो सकता है कि इस प्रोसीजर का ये वाला हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है, बट ये लोग अनाथ कोड नहीं है, दिस वन या दिस वन, ये मेन इससे कनेक्टेड है। जैसे देखो इसको, सर सेकंड वाला हाँ इसको ऐसे समझो, देखो अभी मैं इससे इससे ऐसे समझाता हूँ, देखो यहाँ पर रुक जाओ, किसी और कोड के साथ हम जो है चलते हैं, जो ये बायोप्सी की चीज़ें, ठीक है, बायोप्सी में जाते हैं और देखो यहाँ पे देखना, ये क्या लिखा हुआ है, सिग्मोइडोस्कोपी फ्लेक्सिबल, ठीक है, अभी इसको आप पकड़ के चलना, अब इसके यहाँ पे अब सेमीकोलन आ गया ना, यस सर। तो सेमीकोलन किस चीज़ को बता रहा है, ये कॉमन प्रोसीजर है, बट इसके पहले भी कुछ है,
और ये डिपेंडेंट रहेगा बाद में भी। तो इसके पहले यहाँ पे मेन टर्म क्या हुआ है, सिग्माइडोस्कोपी हुई है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब जो ये वाला डिस्क्रिप्शन जा रहा है यहाँ तक, व्हेन परफॉर्म तक, बट अब आप देखो ये जो व्हेन परफॉर्म ये है, अब देखो डायग्नोस्टिक इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन बाय ब्रशिंग और वॉशिंग व्हेन परफॉर्म। अब जो ये वाला है इसका भी मतलब यही हुआ, सिग्माइडोस्कोपी फ्लेक्सिबल विद बायोप्सी सिंगल और मल्टीपल। इसका मतलब हुआ सिग्माइडोस्कोपी फ्लेक्सिबल विद रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी। अब जो इसका मतलब हुआ ये भी वही हुआ, सिग्माइडोस्कोपी फ्लेक्सिबल विद रिमूवल ऑफ ट्यूमर पॉलिप अदर लीजन बाय हॉट बायोप्सी। अब इसका भी यही मतलब हुआ। तो समझो कि किसी कोड के पहले आपको अगर ये वाला टर्म मिल रहा है, ठीक है, तो समझो कि उस डिस्क्रिप्शन में पहले मेन पेरेंट चीज़ें हैं और ये सब उसके बाद के कोई न कोई प्रोसीजर हैं। अब आप सवाल पूछो। यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और किसी कोड के सामने प्लस दे दिया, सो प्लस का मतलब होता है कि दैट इज़ एड ऑन कोड। अभी जैसे आप देखो यहाँ पे कोड देखो, देखते रहो। अभी किसी कोड के सामने देखो, ये देखो, पहले तो ये देखो, ये हैशटैग दिख गया। हैशटैग का मतलब क्या हुआ? रीसीक्वेंस्ड कोड। हाँ, a pound sign indicate code out of numerical order। क्या मतलब होता है इसका? सर ऐसे सीरीज सर 384 की चल रही है और ऊपर आ गया है 88। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, ओके। सर इसका मतलब नीचे 88 वाला कोड नहीं होगा? नहीं, वो ये बता रहा है कि कई बार सीक्वेंस में चीज़ें होती है ना, बट इसने जो ऑर्डर को तोड़ दिया, तो ये बस एक इंडिकेटर होता है, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आपको ये दिखा रहा था कोई एड ऑन कोड जिसको सर हाँ। सर हम्म, सर जैसे वो 45388 है ना, हाँ स्नेहा मैम पूछना चाह रही है ना हाँ। कि वहाँ एक बार तो रिपीट हो गया है ये, मतलब ऑर्डर, वो हम्म, बोल रहे हैं कि ऑर्डर में नहीं है। हम्म। तो सर क्या वो बाद में मतलब कहीं और भी यूटिलाइज होगा या दिखेगा हमें, या इधर ही इसकी पोजीशनिंग है? चलो अभी कोई सिनेरियो आएगा, वैसे कोड बहुत से हैं, तब फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ये देखो यहाँ प्लस दिख गया, क्या मतलब हुआ इसका? ऐड होंगी। कोड है। एड ऑन का मतलब क्या होता है कि ये वाला कोड अकेले कभी भी नहीं जाएगा, ये किसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे ओके सर। पैरासाइट होते हैं ना, दे आर डिपेंडेंट। सो मतलब अकेला अगर इसका सर ऑप्शन आएगा तो ये वो ऑप्शन नहीं होगा, इसके नहीं साथ दोनों जाएगा। पे सीरीज लगी होगी। हाँ ये ये कॉम्बिनेशन में जाएगा। हाँ, ये कॉम्बिनेशन में जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें मैं आपको जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो बुलेट वाला। यहाँ पर भी जैसे, अब देखो जैसे हमने आईसीटी में कोड को लीड करना सीखा, सेम चीज़ आपका सीपीटी में भी होता है कि इसमें आप कैसे कोड लीड करते हो। तो यहाँ पे भी समझो कि अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स होता है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स को आप अगर फॉलो करोगे, ठीक है, तो आई डोंट नो कितना आप इस चीज़ को समझ पाओगे। चलो फिर भी ट्राई करते हैं। देखो, कोई भी एक टर्म है, उस टर्म को ले करके यहाँ पर ये सारे कोड का जो है अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारा। जैसे चलो हम किसी यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, जैसे कि अभी हमने कल ही क्वेश्चन करा था ना, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी का था। ठीक है, तो
अगर आपके सामने आ रहा है डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, तो सी वाला भी टर्म आएगा अल्ट्रासाउंड का, आप देखो। और अगर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की चीज़ें हैं तो आपको डिवाइस डिज़ाइन देखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा, है ना। तो ये अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इसमें देखो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। उससे बेटर ये है, मतलब किसी भी टर्म पे जाओ, फिर अल्फ़ाबेटिक ABCD के भी हिसाब से यहाँ पे होता है। अब जैसे कोई भी चीज़ आपकी प्लेसमेंट से रिलेटेड हो गई, तो प्लेसमेंट में किस चीज़ का है उसके सामने उन्होंने इस कोड को दे दिया, ये करने का मतलब है, ठीक है। जैसे वहाँ ICD का था ना कि पहले मेन टर्म को ढूंढो और फिर उसके बाद आप जो उसके सब टर्म पे आओ, फिर वो एक कोड को जो है यहाँ पे बताएगा। तो ये उसी चीज़ को ही बता रहा, मेन टर्म फिर प्रोसीजर मेडिकल। अब देखो, तो पहले मेन आपने देख लिया टर्म क्या है, फिर मेडिकल सर्विस प्रोसीजर क्या है। अब वो किस एनाटॉमिकल साइट पे है या फिर किस ऑर्गन पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। या कोई सिनोनिम्स दिया हुआ है, कोई एपिनॉम्स है, मतलब किसी पर्सन के नाम पे, या कोई स्टैंडर्ड एब्रिवेशन है। सब टर्म में आपको क्लेरिफाई करना मेन टर्म, क्या मतलब हुआ इसका। जैसे कि यहाँ पर हम किसी कोड को जब देख रहे थे, तो जैसे ये वाला, ये सब टर्म हो गया, ठीक है। ये सब टर्म इसलिए है क्योंकि इसका मेन टर्म ये है, तो वो यही कह रहा है कि आपको जो है क्लैरिफाई करना है सब टर्म में मेन टर्म। डू नॉट सेलेक्ट CPT कोड यूजिंग ओनली अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स, रेफ़र करो बाकी और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्या दी हुई है, ठीक है। अब एक होता है NCCI इनिशिएटिव। चलो, क्या मैंने कभी आपको NCCI के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया था, कुछ याद आ रहा है। यस नो, हाँ ना। नो सर। ठीक नो है, सर। ठीक है। अब जैसे कि क्या ये दोनों कोड एक दिन में बिल हो सकते हैं, इज़ इट पॉसिबल। तो होता क्या है कि मेडिकल कोडिंग में एक रूल बनाया है गया है कि टू प्रमोट एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट कोडिंग, कौन से ऐसे दो कोड हैं जो एक साथ जा सकते हैं या फिर कौन से कोड एक साथ नहीं जा सकते हैं। सो इसको फिगर आउट करने के लिए जिस टर्म का हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं NCCI एडिट। अब यहाँ पे होता है एक टर्म दैट इज़ बंडल कोड। बंडल का मतलब होता है, ये चीज़ कंसीडर करता है कि दो कोड, ठीक है, वो साथ में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली लाइन का मतलब आप समझाओ, क्या समझ पा रहे हो। मान लो दो प्रोसीजर हैं, ठीक है। मान लो दो प्रोसीजर हैं और एक प्रोसीजर आपका ये है, मान लो 99285 हो गया, ठीक है। और एक हम कोड ले लेते हैं 704 ये 5, ये दो प्रोसीजर हो गए, ठीक है। अब एक तीसरा ले लो 99281 और एक कोड और ले लो 96378, ठीक है। अब देखना, ये वाले जो होते हैं ना, ये 019, ये CPT के सामने लिखे रहते हैं, ठीक है। कि इन दोनों के बीच में जब हम एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो इसके सामने 0 जाएगा या फिर 1 जाएगा, सॉरी ये 0 जाएगा, 1 जाएगा कि 9 जाएगा, अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब क्या होता है, इनका एक पूरा का पूरा मतलब होता है। तो कुछ कंडीशन में क्या होंगी
कि दो कोड एक साथ जा सकते हैं, दो कोड साथ में नहीं जा सकते, और तीसरी चीज़ होती है कि ये संभव ही नहीं है। तो चलो इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बट अभी बस आप ये समझो कि दो कोड क्या एक साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उसे NCCI बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। और यहाँ पे बंडल का मतलब ये होता है कि दो प्रोसीजर, ठीक है, डू नॉट रिपोर्ट सेपरेटली, ठीक है, या कुछ ऐसे होते हैं जो कि साथ में ही जाते हैं। सीक्वेंसिंग ऑफ CPT कोड क्या मतलब होता है कि दो कोड में से इनमें से कोड कौन सा पहले जाएगा, और वो जिसके बेसिस पे जाता है उसको बोलते हैं हम रिलेटिव वैल्यू यूनिट। कहने का मतलब ये होता है कि मान लो इस CPT की एक कीमत है, एक मान लो कि ये $400, दिस इज़ $200, दिस इज़ $300, एंड दिस इज़ $150, ठीक है। मान लो इनकी जो है ये इन प्रोसीजर की जो है वैल्यू है। तो क्या कहता है कि RUV ये चीज़ बताता है कि हमेशा हम हाईएस्ट से लोवेस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो अब इनमें से बताओ, इसमें से कौन सी CPT सबसे हाईएस्ट वाली है जिसकी कॉस्ट है? $400, 99285। हेलो, हेलो इनमें से सर पह- किस CPT की जो नाइन नाइन ये डॉलर एट वैल्यू है फाइव सबसे ज़्यादा है? सर 99285। 99285, 70485, या फिर सर 99281, डबल या नाइन फिर टू सर एट फाइव 9675। 99285 पहला वाला। This one is $400, this is $200, and this is $300 and 150. So कोडिंग के अकॉर्डिंग जिसकी डॉलर वैल्यू सबसे ज़्यादा है दैट विल बी द प्राइमरी, एंड फॉलोड बाय जिसकी सबसे कम होगी दैट विल बी इन द लास्ट, ठीक है। सर हमारी तो आवाज आ रही इसका है? जो है आपका सर हेलो 300, और हेलो इसका जो है सबको उसके आवाज नहीं आ बाद रही है है शायद। 200, हेलो। और ये जो है लास्ट में 150। आ रहा है समझ में ये इसका कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वैल्यू यूनिट का, सर ठीक है। हेलो। तो रूल आपको यही बताता हे है। भगवान, डन? एनी क्वेश्चन स्नेहा कॉल हियर? करना जरा। चलो, मैसेज कर दिया मैंने अब सर हम को, आते हैं देख लेंगे। आपके, सर हाँ, ठीक है, इसमें भी इसको तो आ अभी रहा है छोड़ते मैसेज हैं, बॉक्स में। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। कहाँ से मैं चलो, मैसेज? सर को मैंने कॉल आप कर लोग को देती हूँ। मॉडिफायर समझाया था कि कौन अरे सा सर मॉडिफायर होता है और हेलो। किस मॉडिफायर का क्या मतलब होता है, अरे क्या मैम एक पर्पस मिनट रुको, होता मैं है, सर को कॉल कर लूँ। याद आ रहा है? करना यार, क्या? हेलो, क्या आप लोग हो? हेलो, नेट, यस सर। हेलो। ओ माय गॉड, मैंने आवाज़ म्यूट किया हुआ था क्या? तब से मैं कह रहा हूँ कि कोई बोल क्यों नहीं रहा है। ओहो, तो फिर मेरी वो सारी मेहनत चली गई क्या? कुछ भी आवाज़ नहीं आई? सर आपकी आवाज तो पूरी आई, बट आपको हमारी सर आवाज नहीं आ आप रही थी, सर हम हमारे सर सर कर रहे थे। रिस्पॉन्सेज। अच्छा अच्छा, वही मैं सोच रहा हूँ कि यार इतने देर से जो है, अच्छा तभी आप कॉल कर रहे थे। हाँ, ओके हम ओके, आपको सर मैसेज भी किए थे इसमें चैट नहीं तो बॉक्स में। फ़ोन वो उधर है ना, कोई नहीं, ठीक चैट है। बॉक्स में सर, अच्छा गूगल मीट अच्छा, में ही। ओके ओके ओके, तो बट इसने पॉपअप नहीं किया। ओके, लीव इट, कोई नहीं, बस देखो समझ में आने से मतलब है, और क्या है ना। तो ये वाली चीज़ बताती है कि एक साथ अगर दो CPT है तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या होता है ना कि जितने भी CPTs होती हैं हर किसी को ये एक नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो उस हाँ नंबर के बेसिस पे क्या होता है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उस कोड को हम प्राइमरी करते हैं।
इससे फिर क्या होता है कि वो जो पेमेंट का तरीका होता है ना, उसमें पता चल जाता है कि इसकी कहीं न कहीं इस प्रोसीजर की डॉलर वैल्यू ज़्यादा है। जैसे कि मान लो ये दो दो मान लो सीपीटी हैं, ठीक है, एक ये सीपीटी एक ये सीपीटी, दोनों बिल्कुल ही सिमिलर हैं, बट दोनों में से कौन सी सीपीटी पहले हमें बिल करनी है। सो जिसकी रिलेटिव यूनिट वैल्यू ज़्यादा होगी वो पहले जाएगा, जिसकी कम होगी वो बाद में जाएगा। टेक एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन का लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोनोस्कोपी हुआ है और एक पेशेंट का केवल एंडोस्कोपी हुआ है। तो आप मुझे बताओ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर और आपका जो है कोलोनोस्कोपिक प्रोसीजर में एनाटॉमी क्या यूज होती होगी। मतलब किस एनाटॉमिकल लोकेशन तक हम जा रहे हैं फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन। फॉर कोलोनोस्कोपी तो कोलोन में जाएंगे सर। कोलोन तक, ठीक है। एंड फॉर द एंडोस्कोपी ओनली सर वो सर ईसोफेगस से शुरू हो सकती है सर एंडोस्कोपी तो। राइट, ठीक है। सो एक में तो हम समझो कि पूरे लोअर इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा रहे हैं, तो ये एक कहीं न कहीं लेंदी प्रोसीजर है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, और इसमें जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनका टाइम तो ज़्यादा लग रहा है ना, और उनकी मेहनत भी ज़्यादा लग रही है, या फिर उनका एक्सटेंसिव वर्क हो रहा है। अब मान लो दो सीपीटी एक साथ आई, तो कल को क्या होगा कि मान लो अब एक साथ हज़ारों लाखों क्लेम को सबमिट मतलब पास करना है, तो ये सीएमएस जो इसकी अपेक्स बॉडी है उसने इस रूल को बनाया हुआ है, ठीक है। और इस रूल को इसलिए बनाया गया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दो प्रोसीजर को बिल कर दिया गया है जो कि साथ में हो ही नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे उनके सामने एक नंबर रख देता है 0, 9 एंड 1। तो 0 का मतलब होता है कि यहाँ पे ये चीज़ें जा सकती हैं भी हैं, नहीं भी जा सकती हैं। 1 का मतलब होता है कि हाँ बोथ कैन गो टुगेदर। 9 का मतलब होता है कि नहीं ये तो जाएंगे ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में जो भी सबमिशन होता है वो तो एक कोड होता है। अब चलो मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो एक हमारा प्रोसीजर है, मान लेते हैं ये है हमारा बताओ कोई प्रोसीजर बताओ आप लोग, कुछ भी बताओ। सर अल्ट्रासाउंड हो रहा है। ठीक है, एक पेस मेकर लेते हैं, एक अल्ट्रासाउंड ले लेते हैं, ठीक है, दो चीज़ें ले लेते हैं। अब एक एक तीसरा भी कोई नाम लो। सर रेडियो सर एक्सरे एक्सरे। ठीक है, कहाँ का एक्सरे? सर ले, हड्डी का, पैर टूट गया। ठीक है, सर एंकल का। ठीक है, फ्रैक्चर का। हाँ ठीक है, हम ले लेते हैं, ठीक है, आम का ले लेते हैं मान लो, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें एक ही दिन में फिजिशियन ने परफॉर्म किया, ठीक है। अब सोचना, पेस मेकर को जब ये इम्प्लांट कर रहा होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ये पेशेंट को ले गया अल्ट्रासाउंड के लिए और ये एक्सरे के लिए, तो ये मुझे बताओ पेस मेकर की जो डिवाइस होगी और ये जो अल्ट्रासाउंड की वेव भेज रहे हैं या फिर एक्सरे की वेव भेज रहे हैं, तो ये तो यहाँ पे इन्होंने मेटेलिक पेसमेकर लगाया है। अब इस पेसमेकर के साथ जब किसी पर्सन का अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या फिर एमआरआई होगी, इज दिस पॉसिबल? नो वाई? सर मेटल लगाया है ना, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस होगा उसका। हाँ हाँ। और सर एमआरआई से पहले सारे मेटल उतरवा देते हैं। अरे यार,
रहा है यार। हेलो, आपकी सीपीटी की बुक में ढेर सारे अपेंडिक्स मिलेंगे। अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, अपेंडिक्स सी, अपेंडिक्स डी, ई, एफ, जे, के, एल, एम। अब इन सभी का मतलब क्या होता है और ये पाए कहाँ जाते हैं, ये होते कहाँ हैं? ये देखो आप बुक में, ये देखो, ये जैसे बुक यहाँ पे ख़त्म हुई ना, ये देखो अपेंडिक्स एम आ गया, ठीक है। अब आगे आप जाओगे तो फिर क्या आएगा देखना, एम 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 चल रहा है। अब देखो ये एन आ गया, ठीक है। तो अपेंडिक्स एन में क्या चीज़ें होती हैं आप यहाँ से देख सकते हो। ये होता है रीसीक्वेंस सीपीटी, जो ये वाला सिंबल दिख रहा है ना हैशटैग का, ठीक है, कि यहाँ पे इन सीपीटी का जो है रीसीक्वेंस किया गया है, ठीक है। मतलब हैं बुक में ही बट उनको जो है इधर से उधर, ठीक है। तो अब अगला अपेंडिक्स देखो, ये अपेंडिक्स आपका जो है ओ है। तो अपेंडिक्स ओ का यहाँ पे क्या मतलब है, मल्टी एनालिटिकल ऐसे एल्गोरिथम, ठीक है। अब जैसे देखो अपेंडिक्स एल क्या है, तो अपेंडिक्स एल क्या होता है कि जो वैस्कुलर फैमिलीज़ होती है ना हमारे यहाँ, जो ये होती हैं हार्ट की जितनी भी आर्टरीज एंड वेन होती हैं, ये कैसे हमारे पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी में ये फैले हुई हैं उनके बारे में। तो ये जितने भी आपके अपेंडिक्स हैं वो इनके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब चलो, अब सर्जरी में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, उसका नाम है ग्लोबल पैकेज। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल पैकेज? तो ग्लोबल पैकेज का मतलब क्या होता है, पेमेंट फॉर सर्जिकल प्रोसीजर इंक्लूड स्टैंडर्ड पैकेज ऑफ प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। कहने का मतलब है कि पेमेंट किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है जो कि प्री ऑपरेटिव विजिट को भी कवर करता है, इंट्रा ऑपरेटिव को, पोस्ट ऑपरेटिव को। अब इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करते हैं। सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्री ऑपरेटिव विजिट एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंट्रा ऑपरेटिव विजिट एंड पोस्ट ऑपरेटिव विजिट, बताइए। सर ऑपरेशन से पहले, हाँ, ऑपरेशन के बाद और ड्यूरिंग द प्रोसीजर। परफेक्ट, ठीक है। सो अब मान लो कि एक किसी पेशेंट का हमने यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म किया, मान लेते हैं इसका जो है फ्रैक्चर है हैंड का, ठीक है। और ये प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है 20 मई 2025 को, ये परफॉर्म हुआ है फ्रैक्चर। अब क्या हुआ कि ये पेशेंट जो है आ गया 2 दिन बाद ये बोल करके कि मुझे जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ है सेम लोकेशन पर मुझे पेन फील हो रहा है। अब डॉक्टर ने यहाँ पे डायग्नोस किया और फिर देखा कि नहीं, इसका फ्रैक्चर जो है सही से हड्डी को हमने जोड़ा नहीं था। अब उसने रीफ्रैक्चर का यहाँ पे रीप्रोसीजर कर दिया, ठीक है। रीप्रोसीजर कर दिया यहाँ पे किस डेट में, इस वाली डेट में, ठीक है। तो जब इसने यहाँ पर ये जो प्रोसीजर कर दिया, अब मान लो कि यहाँ पे एक प्रोसीजर ले लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर ये पहले दिन की विज़िट, ये दूसरे दिन की विज़िट यहाँ पे सेम डॉक्टर के द्वारा हो रही है। मान लो कि डॉक्टर यहाँ पे हैं हमारे, ये हैं टॉम है, ठीक है। यहाँ भी सेम डॉक्टर ने जो है इस प्रोसीजर को परफॉर्म किया है। अब ईच एंड एवरी टाइम इस प्रोसीजर की कोई तो एक रिलेटिव वैल्यू होगी ही, या फिर इसका एक प्रोसीजर की वैल्यू होगी ही। मान लेते हैं इसको, ये आपका $400, $400, ठीक है। सो नाउ यू टेल, अब इस पेशेंट की एक प्रॉब्लम थी, और जो मेडिकल कंडीशन थी दैट वाज फ्रैक्चर ऑफ हैंड। सो फॉर दिस वन मेडिकल कंडीशन, पेशेंट यहाँ पे इसे ट्वाइस सर्विस मिली है, 2 बार सर्विस दी गई है, और एवरी टाइम दिस मच कॉस्ट इज़ इन्वॉल्व। अब ये दोनों मिलकर के टोटल तो हो गई $800 ना, ओके। बट ये तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुआ है। नाउ यू टेल मी कि इस सर्विस के लिए, इस प्रोसीजर के लिए पेशेंट इंश्योरेंस कंपनी है वो कितना पे करेगी और कैसे पे करेगी, क्योंकि डॉक्टर ने तो 2 बार परफॉर्म किया है। बताओ आप। सर दोनों बार के लिए परफॉर्म वो करेगी सर। दोनों बार तो ऐसे तो फिर, देना तो सर दोनों बार। हाँ ठीक है, बट ऐसे तो आप समझो कि अगर मान लो कि जानबूझ करके ऐसे किया जाए, इंश्योरेंस सॉरी जो ये पेशेंट है और हॉस्पिटल है, उन्होंने एक तरीके से जानबूझ करके ये फ्रॉड करना शुरू किया 2-2 बार। बट एक्चुअल में देखा जाए तो पेशेंट को सर्विस एक ही बार मिला है ना। तो ये नुकसान अब तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि फॉर इतने अमाउंट के लिए इन्हें डबल पेमेंट करना पड़ रहा है, एंड आपकी कंडीशन ये है। तो यहीं पे फिर आ जाता आपका ग्लोबल पीरियड। तो वो क्या करता है कि अभी जितने भी सीपीटी हमारी हैं टोटल 10 के जो सीपीटीज़ हैं, इन सब सीपीटीओ को उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। एक 0 डे ग्लोबल पीरियड, एक 10 डे ग्लोबल पीरियड, एक 90 डे। दैट मीन्स वंस द प्रोसीजर विल परफॉर्म, उसके बाद 0 डेज तक या फिर 10 दिन तक या 90 दिन तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है, सो आफ्टर जैसे भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो पोस्ट प्रोसीजरल सर्विसेज में जो सीपीटी की रेंज जितने दिनों तक की होती है, वो वाले प्रोसीजर या उससे रिलेटेड प्रोसीजर को ले करके पेशेंट कभी भी आएगा, और उसमें उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर इंक्लूड रहेगा। अब समझ में आया क्या मतलब हुआ जो है ग्लोबल पीरियड का? यस सर। क्या समझ में आया? जैसे सर कवरेज दे रहे हैं कवरेज दे रहे हैं, डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। हाँ, कि आप टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं सर, हम हाँ प्रोसीजर के साथ साथ टाइम पीरियड के लिए भी दे रहे हैं। राइट अगर उससे बढ़ जाएगा तो नहीं मिलेगा कवरेज। राइट। तो कहने का मतलब जैसे अब पता है जितने भी प्रोसीजर है ना, मान लो कि कोई ये है आपका मेजर सर्जरी है, ठीक है, जो जिसका कि प्री ऑपरेटिव पीरियड 1 डे है, या फिर ये 90 दिन तक जा सकता है पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है, या माइनर सर्जरीज जो कुछ होती हैं, जिनका मतलब कहने का मतलब कि कोई भी प्रोसीजर है, वो जब भी उसका उस पेशेंट को वो प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया गया है, तो उसका एक डेज फिक्स कर दिया गया है, या तो 0 होगा, या तो 10 दिन होगा, या तो 90 होगा। उसके बाद में पेशेंट आता है तो फिर उसमें वो पोस्ट सर्जिकल केयर ले सकता है या प्री ऑपरेटिव सर्विसेज को
ले सकता है। तो ग्लोबल पैकेज की डिफिनीसन यही कहलाती है। ठीक है, तो अब ग्लोबल पैकेज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि लोकल इन्फिल्ट्रेशन, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, डिजिटल ब्लॉक, टॉपिकल एनेस्थीसिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी टर्म आपको दिख रहे हैं, ओके, दिस ऑल द, ये सारे जो है एक मेडिकल टर्म्स हैं, और इन टर्म्स का मतलब क्या होता है इसको आपको समझना होगा कि मतलब ये सब ग्लोबल पीरियड में शामिल रहते हैं। जैसे लोकल इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, जब भी लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। मेटाटार्सल, मेटाटार्सल ये ब्लॉक, जब भी कोई फिंगर या फिर टोज़ होते हैं वहाँ पे कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है तो नर्व ब्लॉक के लिए हम ये देते हैं। डिजिटल ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि किसी भी फिंगर टोज़ में वहाँ की एक टारगेटेड नर्व को ब्लॉक करने के लिए। टॉपिकल एनेस्थीसिया का मतलब जो लोकल एनेस्थीसिया होती है जो स्किन पे लगाते हैं। तो ये वाली चीज़ें क्या होती हैं कि ग्लोबल पैकेज में शामिल होता है। एक वन रिलेटेड ईएनएम सर्विस ऑन द डे इमीडिएटली प्रायर और ऑन द डेट ऑफ प्रोसीजर, ये भी शामिल होता है। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जहाँ पे इंक्लूडिंग डायरेक्टिंग ऑपरेटिव नोट, मतलब कि ये एक तरीके से ऑपरेटिव नोट भी इंक्लूड करता है। टॉकिंग विद द फैमिली एंड देयर प्रोवाइडर, कहने का मतलब है कि ग्लोबल पीरियड में अगर पेशेंट का प्रोसीजर नोट, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, फिजिशियन के साथ टॉक करना, डिस्कस करना, कोई राइटिंग ऑर्डर, क्योंकि इन सारी चीज़ों में हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ का यूटिलाइजेशन होता है, तो इन सारी चीज़ों का एक तरीके से बिल बनता है। जैसे पेशेंट को इवेलुएट करना है, पेशेंट के पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी एरिया के लिए, या टॉपिकल पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप, इंट्रा ऑपरेटिव सर्विसेज, कॉम्प्लिकेशन हो गया सर्जरी के बाद, ठीक है, या पोस्ट सर्जिकल पेन हो गया। अब कौन सी चीज़ें यहाँ पे शामिल नहीं होती हैं, उनमें से है जो ग्लोबल पैकेज में, अभी आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इनिशियल कंसल्टेशन या एवेलुएशन की सर्विसेज नहीं होती हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रोसीजर इसमें शामिल नहीं होता है। रिटर्न ट्रिप टू ऑपरेटिंग रूम इज़ नॉट कवर्ड। क्रिटिकल केयर सर्विसेज दीज आर नॉट कवर्ड इन ग्लोबल पैकेज। ठीक है, आप इसको आगे और अच्छे से समझोगे। अब जैसे देखो, जो मैंने आपको 3 ग्लोबल पीरियड बताएं कि 0 डेज, 10 डेज एंड 90 डेज। जैसे एंडोस्कोपी और माइनर प्रोसीजर विद प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिलेटिव वैल्यू ऑन द डे ऑफ द प्रोसीजर ओनली आर रियम्बर्स्ड। माइनर प्रोसीजर विद प्री ऑपरेटिव रिलेटिव वैल्यू ऑन द डे ऑफ प्रोसीजर। एंड देखो, वो जो मैं बातें कर रहा हूँ उसको बस सीधा सीधा समझो कि हर एक सीपीटी के सामने क्या ग्लोबल पीरियड है वो दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब कुछ कोड के सामने क्या होता है कि ऐसे ये लिखा रहता मंथ मंथ मंथ, मैटर्निटी कोड यूज ग्लोबल पीरियड कॉन्सेप्ट डज नॉट अप्लाई। इस पर ये मैटर्निटी कोड पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये आपका हो गया ग्लोबल कॉन्सेप्ट डज नॉट अप्लाई। जो भी कोड मैटर्निटी वाले हो गए, और कुछ ये जो एक्स वाले कोड होते हैं इन पे भी अप्लाई नहीं होता है। और जो जी वाले कोड होते हैं एडॉन कोड, दीज आर रिलेटेड टू अदर सर्विसेज आर ऑलवेज इंक्लूड इन द ग्लोबल पीरियड में ये रहते हैं। और वाई वाली चीज़ें जो होती हैं अनलिस्टेड, ठीक है, इंडिविजुअल वाली होती हैं। एस को मैंने आपको बताया कि ये वाले हेल्थ केयर जो प्रैक्टिशनर होते हैं, प्रोवाइडर, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर, ठीक है, इन लोग के लिए इस बुक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोड का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, जो मैंने बताया सीधे अल्फ़ाबेटिक, इनमें भी गाइडलाइन है वही, बट इसमें तो सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। अब हर एक कोड, जो भी आपके कोड होते हैं वहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिक हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, सी कोड, जी कोड, एच कोड, इन सभी का मतलब क्या, हर एक कोडिंग मतलब इसमें अल्फ़ाबेटिक वाइज है, और हर एक का जो है एक मतलब होता है। सर जब रियल लाइफ वाला आता है कोई केस, तो उस टाइम पे हम मतलब उस टाइम पे हमें हमें खुद कोड देने होते हैं, ऐसा ऑप्शन थोड़ी ना आता होगा ना। राइट,
बट क्या होता है कि जब रियल टाइम सिनेरियोज आते हैं तो एक साथ इतने कोड थोड़ी आते हैं, एक आएगा, दो आएगा। बट आप ये कहो कि आपके सामने जैसे कि जो ये प्रोजेक्ट होते हैं ना, कोई मान लो कि ईडी का प्रोजेक्ट हो गया, तो ईडी में एक मेन ईएनएम का प्रोसीजर होगा, उसके साथ और क्या सर्जरी परफॉर्म हुई है, या फिर कोई सर्जरी का है तो उस रिपोर्ट में कितने प्रोसीजर जा रहे हैं, ऐसे कोडिंग की जाती है। बट आज के समय में ये समझो कि मोस्ट ऑफ इतने भी कोई ये नहीं कि एक साथ आप 3 कोड निकालो, 4 कोड निकालो, सिंगल सिंगल ही होता है। सर लेकिन जैसे जो हमें क्वेश्चन मिला था ना वो लैब टेस्ट, सर उसमें तो 3-4 कोड एक साथ भी थे। तो सर राइट। वैसा तो नहीं आता होगा ना उसमें, तो सर एक एक मतलब जैसे किसी की एंडोस्कोपी हुई है तो एंडोस्कोपी के ही कोड आ रहे होंगे। हाँ, जब आप रियल टाइम में काम करते हो ना, व्हेन यू आर डूइंग दैट रियल टाइम सिनेरियो में आप वर्क करते हो, जब काम करते हो, तो वहाँ पे एक दो तीन, एक दो तीन। बट आप जो सीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से 3 कोड 4 कोड इसलिए होते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन निकाल ले रहे हो तो वहाँ पे तो आपके पास रियल टाइम सिनेरियो आएगा ना, वहाँ तो ऑप्शन नहीं रहेगा ना, तब फिर ये गाइडलाइन ये काम आती हैं। ठीक है। मॉडिफायर के बारे में मैंने क्या समझाया था आप लोगों को? मॉडिफायर की चीज़ें की वजह से वहाँ पे कोड में क्या होता है कि इसकी वजह से तो समझो कि कोई चेंजेस होता नहीं, बट उसकी एक्यूरेसी आती है। हाँ एक्यूरेसी आती है। और मॉडिफायर जो है वहाँ पे कोड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता है, बट उसकी वजह से उस कोड में जो है उसके रिम्बर्समेंट में कोई कोई चेंजेस हो जाती है। तो बहुत से यहाँ पे कोड होते हैं जो कि कुछ मॉडिफायर इंफॉर्मेशनल होते हैं, कुछ हमारे फंक्शनल होते हैं, कुछ प्राइसिंग वाले होते हैं। जैसे कि ये इंफॉर्मेशन हमारा दे रहा है या फिर प्राइसिंग का है, बताओ आप। यहाँ पे जैसे अनयूजुअल अनेस्थीसिया के लिए, मतलब कि वो पर्सन आया था कि चलो लोकल अनेस्थीसिया से काम हो जाएगा, बट यहाँ पे इसको ट्रॉप मतलब रीजनल देना पड़ा। हो गया कि नहीं अनयूजुअल अनेस्थीसिया? हम्म। ओके। सो लाइक द वे उस दिन मैंने आपको इन सारे मॉडिफायर के बारे में बताया था। ठीक है। सो ये है आपकी कंप्लीट सर्जरी की गाइडलाइन, और इसके अकॉर्डिंग आपको जो है चलना होगा। ठीक है। तो ये पीडीएफ मिलेगी क्या हमें? हाँ बिल्कुल मिलेगी ये पीडीएफ, आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है। बट अभी आपको क्या है कि असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट आप कर लोगे तब जाके इनसे आप बेटर वे में समझ पाओगे। जो भी बोलोगे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है। तो हमने तो सर असाइनमेंट किया सर 50 क्वेश्चन का। 50 कर लिया, अरे वाह। 50 सर उसमें, हाँ आईसीडी वाले सारे हो गए थे, सीपीटी वाले मतलब हमने क्या करा था, आईसीडी आईसीडी को पहले कर लिया था, सीपीटी वाले 20 हो गए हैं। ठीक है सर तो कल वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं उसको इवेलुएट करूँगा उसके बेसिस पे। अभी जो ये आपको देखो, मेरे बताते ही अगर आप वो अप्रोच लगा करके क्वेश्चन को ईज़िली निकाल पा रहे हो, तो फिर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ना। सर हम सर पता नहीं सर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर हम देख रहे हैं कोड रेंज, डायरेक्ट कोड रेंज में चले जा रहे हैं सर। ठीक है। और उसके बाद फिर एक दूसरे का आंसर मैच हो जा रहा है तो हमें लग रहा है हाँ सही है। हाँ, तो इसमें क्या होते हैं ना, जो बहुत ही फोकस और कहीं कहीं क्लियर कंसाइज वे में उसे पता है चीज़ें, तो फिर वो आंसर निकाल लेगा। अब जिसको पढ़ करके समझ में ही नहीं आ रहा है, जैसे ये वाली चीज़ें देखो जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होती हैं। जैसे चलो ठीक है, अब अभी जैसे ये वाला चैप्टर आप देख रहे हो ना, ये चलो इनमें से एक चैप्टर के थोड़े से जो है इसमें चले जाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं। एक चैप्टर जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये वाला ले लेते हैं हम।
पैथोलॉजी में चले जाते हैं, ठीक है। चलो, हम्म, ओके। अब देखो पैथोलॉजी में आपको पहले क्या समझना है कि टेस्ट रिजल्ट कोई भी आएगा, और वो जो टेस्ट रिजल्ट है हमारा, आ, ये दिस वन पैथोलॉजी टेस्ट रिजल्ट का मतलब इनमें से कोई भी सीपीटी। अब यहाँ पे या तो ये क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा या सेमी क्वांटिटेटिव। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दीज टर्म। अब ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। मुझे इसका मतलब आप समझाओ, क्या मतलब होगा। सर क्वालिटेटिव में सर प्रेजेंट है एब्सेंट है वो बताना है, कितना प्रेजेंट है हाँ। और क्या कहते हैं क्या रेंज है। सर जैसे हमारा ब्लड रिपोर्ट आता है सीबीसी का, हम्म। तो उसमें टाइफाइड है हो रहा है, तो टाइफाइड में कितना है उसका कंसंट्रेशन, साल्मोनेला टाइफी का। हम्म। सब जैसे टाइफाइड हो रहा है, हम्म। टाइफाइड है नहीं है, इट हम्म। इज क्वालिटेटिव। हम्म। किस लेवल तक का है, हम्म। ज्यादा है कम है, क्योंकि सर उसमें प्लस प्लस बन के आते हैं। हम्म। ज्यादा होगा तो ज्यादा प्लस, कम हम्म। होगा तो कम प्लस। हम्म। सब इट इज क्वांटिटेटिव। हम्म। और सर उसकी रेंज भी दी होती है फिर, हम्म। कि हाँ इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फाइंड है, तो हम्म। तभी डॉक्टर बोलता है कि कम है, बिगड़ गया है या ज्यादा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो क्वालिटेटिव का मतलब उसकी क्वालिटी, क्वालिटेटिव का मतलब यहाँ पे उसकी प्रेजेंस है या अब्सेंस है, सीधा सा फंडा है। यहाँ पे हम्म। क्या मिला कि नहीं मिला, बट वो भाई साहब कितना मिला। ये अल्कोहल तो मिला, बट कितना मिला, इतने mg मिला, इतने ग्राम मिला। तो क्वेश्चन में अगर उसने आपको पूछ दिया क्वांटिटेटिव, और सेम प्रोसीजर का उसने क्वालिटेटिव वैल्यू भी लिखा, और जिसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, वो गलती करेगा कि नहीं करेगा। यस सर। यस सर। एक मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ, और आप इस चीज़ को जो है क्वेश्चन के माध्यम से समझो। तो आपको यहाँ पे इसी चीज़ को ही तो समझना है कि मुझे जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को ही तो समझना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर जो है यहाँ पे चीज़ें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ, चलो यही वाला पेपर देखते हैं जो एक्चुअल में पेपर था, सेम चीज़। और इसमें देखते हैं कंडीशन है 8000 सीरीज़ का कोड। देखो अब आप लोग वहाँ पे वो क्वेश्चन करोगे, मैंने आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन के सारे ये दिए हुए हैं एक्सेस। आप यहाँ से भी क्वेश्चन कोई भी निकालो। बस देखो एक बार कॉन्सेप्ट फंडा समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आप कुछ भी कर ले जाओगे। तो इसमें तो आंसर लिखे हुए हैं ना, लेकिन सर आपने टिक लगा दी सारी। नहीं, ये मेरे क्वेश्चन नहीं, ये वो वाले हैं जो एक्चुअल में पेपर आए हुए थे। बट फिर भी आप प्रैक्टिस करोगे तो इनमें इन क्वेश्चन को हमेशा इसलिए करना चाहिए ना कि यहाँ पे गाइडलाइन होती है, बात ये है। और एक बार आपको गाइडलाइन समझ में आ गई तो फिर आप कोई भी कर ले जाओगे। चलो अब हम आ गए अपने इस पे आ गए, देखना अब इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का कैसे मतलब निकल के आएगा। देखो, 3-year-old died in her sleep. A pediatrician determined this was result of Cribb death syndrome. The parent give permission to refer newborn for necropsy. The pathologist received the newborn with her brain and performed gross and microscopic examination. The physician tissue the find and report they are consistent with नॉर्मल फीमेल न्यूबॉर्न। ठीक है। अभी चलो इसमें कोई वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का नहीं है। अब जैसे देखो, द प्रोवाइडर ऑर्डर बिलरुबिन टेस्ट फॉर अ पेशेंट हैज़ बाउल फ्लोरा डिस्टर्बेंस, लैब एनालिस्ट डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ, देखो प्रेजेंस बोल दिया ना, अब बिलरुबिन इन द फीकल सैंपल। अब ये क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, बस। क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। ठीक है।
अब देखना यहाँ पे जो आपके दो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कितने, मतलब यहाँ पे ही देखो इसने लिख दिया है बिलिरुबिन फीकल टोटल डायरेक्ट या बिलिरुबिन एसिड 52474839, ठीक है, सारे कोड के सामने लिख दिया। अब यहाँ पे टोटल का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई? देखो क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ यस सर। पे बिलिरुबिन का टेस्ट हुआ है क्योंकि पेशेंट को बाउल फ्लोरा डिस्टरबेंस है। लैब एनालिस्ट ने डिटरमाइन किया कि इसको बिलिरुबिन इसके फीकल सैंपल में पाया गया। तो हम्म यहाँ पे ये फीकल सैंपल वाला है और ये टोटल वाला है ना, और ये डायरेक्ट हम्म वाला है। तो कोड के सामने, मतलब बुक के सामने आपको ये सारे ऑप्शन होंगे। अब अच्छे काम करते हैं ना, बुक में इन ऑप्शन को भी देख सकते हैं। 8225 24 यहाँ से शुरुआत है, ठीक है। आओ ये वाले कोड देखते हैं। तो आप लोग को ये जैसे हर एक चैप्टर का फंडा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, फिर आप निकाल लोगे। A2 हाँ यहीं पे है कहीं, A2 हाँ ये रहा, क्या है हमारा 82239 हाँ देखो ये रहा आपका 23947, देन और क्या है भाई, 39475248, ठीक है 5248। अब आप देखो यहाँ पे ये बाइल है, एसिड हम्म टोटल में, बिलिरुबिन टोटल में, ये है डायरेक्ट, ये है फेसेस। अब इसके सामने देखो क्वालिटेटिव दे दिया, और हम्म हमने यहाँ पे क्वालिटेटिव को कैसे समझा था कि क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि क्या उसकी प्रेजेंस अब्सेंस है कि नहीं है, ओके। यस सर। और क्वांटिटेटिव में उसका कितना अमाउंट है। सेमी का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक रेंज है क्या, कि ये वाली चीज़ें इतनी तक की होंगी, जैसे कि HB1AC हाई लो, या फिर बिलिरुबिन हाई लो मीडियम। अब ये आपकी बुक के सामने बिलिरुबिन यहाँ भी लिखा हुआ है ना। अब जिस पर्सन को लगेगा कि यार ये बिलिरुबिन ही तो है, क्योंकि वो क्वेश्चन में उसने कितना पढ़ा है, बस ये पढ़ा है बिलिरुबिन टेस्ट, ओके। बट ये जो प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन इन द फीकल सैंपल, ये क्वालिटेटिव सेमी क्वालिटेटिव, इसने तो यहाँ पे तो लिखा नहीं। सो हाउ यू विल अंडरस्टैंड, जब आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। नाउ यू गॉट माई पॉइंट, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गाइडलाइन आपको यही सिखाती है कि आप गलती नहीं करो, ठीक है। हम्म यस अब सर। अब जो आपका कोई भी, अगर मान लो आईसीडी की कोड कर रहे हो, तो लैब टेस्ट का जो ऑर्डर हुआ है किस रीजन से हुआ है, अगर वो कंफर्म है, ओके, और उसका लैब टेस्ट अवेलेबल है, तो रिपोर्ट में जो डायग्नोसिस है उसको आप कोड करोगे। और अगर लैब टेस्ट का रिज़ल्ट अवेलेबल नहीं है, तो जो भी साइन सिम्टम के साथ पेशेंट आया हुआ है, यू विल कोड दैट। नाउ आई विल शो यू सम क्वेश्चन। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, अ पेशेंट प्रेजेंट इन द टू द ऑफिस dysuria with lower abdominal pain, the physician suspects she has a UTI, एक automated with microscopy urine analysis is done in the office and is negative, UTI is ruled out for final diagnosis, what CFT and ICD code are reported। चलो
पहले क्वेश्चन पकड़ लेते हैं इसको। ये डिस्यूरिया हुआ है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, फिजिशियन सस्पेक्ट कर रहा है यूटीआई का। ठीक है। अब जब यहाँ पे माइक्रोस्कोपी यूरिन एनालिसिस हो रही है तो वो आ गई निगेटिव। अब यूटीआई यहाँ पे रूल आउट हो गया फाइनल डायग्नोसिस से। अब यहाँ पे आप क्या आईसीडी कोड यूज़ करोगे? सो एज पर आवर गाइडलाइन एंड, साइन एंड सिम्टम करेंगे सर। है ना, बिकॉज यहाँ पे वो डायग्नोसिस तो कंफर्म हो ही नहीं। सो वी विल कोड व्हाट, लोअर एब्डोमिनल पेन, है ना। तो एंड डिस्यूरिया। हाँ, डाइसूरिया, राइट। सो ये जो आपका यूटीआई है, यूटीआई का कोड ये होता है N39 0। तो जहाँ जहाँ N39 0 दिख रहा है वो तो सीधे यहाँ से हट गया ना। देखो, इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो सीधे हट गए। अब आपके बचे दो कोड, एक बचा आपका बी वाला, एक आपका डी वाला। यहाँ पे R30, ये भी दोनों कॉमन है, तो मतलब dx तो चलो सेम हो गए। नाउ 81001 एंड 81002। नाउ अब आपको ये देखना है 8100, 8100, 8100, 8100, 8100, और ये क्वेश्चन जब आप करोगे, अच्छा आप लोग जा रहे हो वहाँ पे कॉलेज में, ये क्वेश्चन लगाते हो तो बुक ओपन करते हो? नहीं, हम लैपटॉप में कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सर है। लैपटॉप में भी तो बुक ही ओपन कर रहे हैं सर, क्योंकि हाँ हाँ, सर्च तो आता ही नहीं है इसमें, सर्च का तो कोई राइट वो राइट। ही नहीं है। हाँ बट ठीक है, अभी लैपटॉप से आप कर लो, क्योंकि जाहिर सी बात है हर जगह आप कैरी नहीं कर सकते ना, है ना। सर मंडे से रख लेंगे हम वहीं पे। हम्म, अब देखो ये जो कोड है 8100, ठीक है, और ये कोड है आपका 8101, 02, 03। अब देखो ये हो गया आपका जो मेन कोड है। मेन कोड ये कैसे है, कैसे पता चल रहा है आपको कि दिस इज, यूरिन का एनालिसिस हो रहा है। नो, एट वन सर डबल सेमी ट्रिपल कॉलन जीरो लगा है। हाँ बस यही वाली बात है, अच्छा अच्छा। सेमी कोलन लगा कहाँ लगा है ना। मुझे दिखा नहीं सर। ये देखो ना आप, ये देखो आप, दिस वन, हाँ ठीक है। अब ठीक है देखो, सर। देखो अब क्या होता है ना, कोई भी प्रोसीजर होता है वो कई तरीकों से, या फिर एज पर नीड जो जो भी परफॉर्म होते हैं वहाँ पे बहुत सी तरीक़ों से होता। तो मेन चीज़ तो यूरिन एनालिसिस है। ये नॉन ऑटोमेटेड विद माइक्रोस्कोपी, इन चीज़ों को तो आप लोग बड़े आसानी से समझते होंगे। आपके यहाँ लैब में जो वो प्रैक्टिकल होता है ना, ऑटोमेटेड, विदाउट ऑटोमेटेड, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, विदाउट माइक्रोस्कोपिक स्टडी, वही वाली चीज़ तो है ये। तो अब देखो ये था आपका पहले ही, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस गाइडलाइन को ही आप याद रख लेना। पहली वाली चीज़ें होती है नॉन ऑटोमेटेड विद माइक्रोस्कोपी, पकड़ के रखना, नॉन ऑटोमेटेड विद माइक्रोस्कोपी। अब ये है ऑटोमेटेड विद माइक्रोस्कोपी, तो दोनों में देखो नॉन ऑटोमेटेड पहले आ गया, माइक्रोस्कोपी दोनों में विद है। अब जो ये वाला है वो नॉन ऑटोमेटेड भी है, विदाउट माइक्रोस्कोपी वाला भी है। लास्ट वाला क्या है कि ऑटोमेटेड हो गया विदाउट माइक्रोस्कोपी, तो विदाउट माइक्रोस्कोपी, ओके, पहला वाला विद वाला। अब आपका जो क्वेश्चन है इसमें बस ये देख के बता दो क्या है, ऑटोमेटेड विद माइक्रोस्कोपी, ऑटोमेटेड विद माइक्रोस्कोपी। बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड हो गया कि नहीं हो गया? यस।
तो यस सर। तो क्या होता है ना कि बहुत से लोगों को ये कोड के फंडा के बारे में पता ही नहीं होता है कि हमें कैसे इसको ईज़िली समझना है, ईज़िली देखना है। ठीक है। अब फिर उसके बाद जो यहाँ पे रूल क्या कहलाता है कि आप मान लो पैनल टेस्ट हो रहा है। पैनल टेस्ट का मतलब है कि एक ये हमारे सीपीटी में समझो कि जब भी पैनल पैनल समझते हो आप क्या होता है पैनल टेस्ट? सर उसके बाद कोई टेस्ट नहीं होगा। हम्म। सर पैनल सीरीज ऑफ टेस्ट। हाँ, पैनल टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप समझो कि सीबीसी हो गया, ठीक है, या फिर समझो कि एक साथ ढेर सारे टेस्ट को जब हम परफॉर्म करते हैं या फिर इंडिविजुअल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑर्गन या डिजीज़ ओरिएंटेड पैनल कहने का मतलब बेसिक मेटाबॉलिक, ठीक है, जो नहीं कहते कि ये पूरा पैनल टेस्ट हो रहा है, इसमें एक साथ इतने टेस्ट शामिल हैं, तो बेसिक मेटाबॉलिक पैनल हुआ। तो उसकी सीपीटी ये होती है और उसमें कौन कौन से किन किन चीज़ों का टेस्ट होता है। अब बेसिक मेटाबॉलिक ये रहा आपका आयोनाइज, ये रहा टोटल, उसमें क्या क्या शामिल है। फिर उसके बाद आपका अगर इलेक्ट्रोलाइट का पैनल है तो ये है, जनरल हेल्थ का पैनल ये है, इसका ये है। तो ये क्या कहती है गाइडलाइन कि जब भी ये वाले कोड आपके होते हैं तो ऑल टेस्ट इन पैनल मस्ट बी परफॉर्म। अगर कोई एक्स्ट्रा टेस्ट परफॉर्म हुआ है तो फिर हम उसे अलग से रिपोर्ट करेंगे। कहने का मतलब ये देखो, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल कैल्शियम टोटल, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, पोटेशियम, सोडियम एंड यूरिया नाइट्रोजन। अब इनमें भी देखो क्या क्या चीज़ें हैं। कैल्शियम, अब इसमें कैल्शियम आयोनाइज आ गया, यहाँ पे देखो टोटल है। अब बाकी चीज़ें सारी सेम है, देखो आप, बोथ आर द सेम थिंग। कार्बन डाइऑक्साइड बायोक्सी कार्बोनेट सेम है, क्लोराइड सेम है, क्रिएटिनिन सेम है। तो इन दोनों में क्या एक अलग चीज़ हुआ? कैल्शियम आयोनाइज्ड, कैल्शियम टोटल। देखो ये 82330 एंड 82310, ये डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो पैनल का यही मतलब होता है, जब भी कोई पैनल टेस्ट होगा तो देखो अगर मान लो इसको और इसको एक साथ कर रहा है, उसने बोला बेसिक मेटाबॉलिक पैनल और कॉम्प्रिहेंसिव, तो इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कॉमन है? उन कॉमन को हम अलग से कोड नहीं करते हैं, वो इसी पैनल में ही शामिल रहते हैं। अब बताओ इन दोनों में 47 में 53 में कौन कौन से कोड कॉमन है? सर कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और क्लोराइड वाला, हाँ ग्लूकोज, हाँ सोडियम, हाँ, पोटेशियम। है ना। तो जो अब इसमें शामिल नहीं है इन दोनों में, ओके, और उसने बोला कि मैंने ये वाले टेस्ट परफॉर्म किए हैं, ओके, ये बेसिक मेटाबॉलिक, और तो इसमें केवल यही वाले होंगे, ये जो एक्स्ट्रा वाले होंगे उन्हें अलग से देना होगा। ये जो इतनी बड़ी बात कह रहा है उसका यही मतलब होता है। प्रिजम्पटिव और डेफिनेटिव लास्ट टॉपिक है आज का, ख़त्म करता हूँ मैं। तो प्रिजम्पटिव और डेफिनेटिव का मतलब क्या होता है? ड्रग ऐसे कोड स्प्लिट इनटू टू कैटेगरी बेस्ड ऑन लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब क्या मतलब होगा प्रिजम्पटिव ड्रग क्लास और डेफिनेटिव? यहाँ पे प्रिजम्पटिव वाली इनिशियल स्क्रीनिंग होती है प्रेजेंस ऑफ ड्रग, और यहाँ पे वो एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट ड्रग या फिर ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको उसी में ही समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद एक सर्जिकल पैथोलॉजी वाली चीज़ें आती है जहाँ पे स्पेसिमेन आता है, उसमें और भी कोड जो लगते हैं, और यहाँ पे जो आपके मॉडिफायर। तो देखो जो अभी मैं आपको यहाँ पे फंडामेंटल समझाने की कोशिश कर रहा था लैब की, इस गाइडलाइन के माध्यम से आपने इनको पूरी तरीके से एक तरीके से अभी देख लिया, समझ लिया। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे जो पूरी की पूरी बुक है, तो गाइडलाइन हमेशा वो वाली चीज़ें होती हैं जो थोड़ा क्रूशियल होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी आपकी समझदारी है, उस पर लगाओ और हो गया, ठीक है।
यस सर। यस सर। चलिए, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, 10:30 बज गया, ठीक है, डन। यस सर। हाँ, क्वेश्चन आप यस लोग सर। करो। मैं आपको अभी, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आपको नए क्वेश्चन सेट देता हूँ। अच्छा, उस दिन मैंने कुछ डॉक्यूमेंट आप लोग को भेजे थे, सर लास्ट क्लास में तो नहीं भेजा था। लास्ट टाइम भेजा था, लास्ट सर क्लास के लास्ट बाद। क्लास में नहीं भेजा है। नो नो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने कुछ तो भेजा था। आप व्हाट्सएप चेक करो, रुक जाओ मुझे सर देखने नहीं दो, भेजा था। होल्ड ऑन। नहीं सर भेजा है। वेट, किसमें? कंप्लीट हाँ मेडिकल बिलिंग और मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ सर, भेजा है सर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं हर क्लास के बाद, अब देखो इसमें मैंने क्या भेजा है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी बॉडी स्ट्रक्चर, तो आप समझ जाओ कि क्या है, कॉमन सी चीज़ है, ठीक है, मतलब ये तो आपका ऑनगोइंग थिंग्स है। बट जो ये ऊपर वाला था ना, जो कंप्लीट मेडिकल कोडिंग लाइफ साइकिल है, कि कहने का मतलब है कि किस मेथड से आप एक्यूरेट कोडिंग करोगे जब भी आईसीडी और सीपीटी की डीएक्स आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो किस किस मेथड से आप करेक्ट कोड की तरफ जाओगे। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट, ठीक है। रुक जाओ, इसको मैं आपको जो है लगे हाथ ये समझा देता हूँ। एक सेकेंड, क्या नाम है इसका, द कंप्लीट बिलिंग असाइनमेंट में होगा, ये रहा रूल आउट मेथड, ठीक है। देखो, रूल आउट मेथड का मतलब जो चीज़ है नहीं उसे हटा दो। आईसीडी और सीपीटी में पहले आप देखो कि नोट में क्या दिया हुआ है, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट में क्या दिया हुआ है, आपके प्रोसीजर में क्या की चीज़ें दी हुई है, कि इंपॉर्टेंट चीज़ पकड़ो। प्राइमरी रीजन फॉर एनकाउंटर, इसको पकड़ो कि क्यों ये विज़िट के लिए आया, क्या प्राइमरी डायग्नोसिस हो सकती है। फिर डायग्नोस्टिक कोड को पकड़ो, जो कि फिजिशियन का फाइनल असेसमेंट है, और इन पेशेंट में है तो इन चीज़ों को देखो। अगर यहाँ कोई प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है तो चेक करो कि कोई प्रोसीजर के साथ ईएनएम या टेस्ट तो नहीं हुआ है। फिर वहाँ पे एग्जैक्ट की टर्म पकड़ो, जैसे कि डायग्नोसिस, प्रोसीजर, लेफ्ट राइट साइज टेक्निक। फिर उसके बाद सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक पे जाओ, फिर टैबलर पे वेरीफाई करो, और कोई उस कोड के नीचे गाइडलाइन या फिर कुछ स्पेशल टर्म दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये इसने बोल दिया कि इस वाले में ये वाली भी बातें हैं, या फिर हर कोड के नीचे कुछ ना कुछ एक मतलब दे देता है, ये लिख देता है, जैसे ये वाला कोड डिलीट कर दिया गया, अगर कुछ ये दिया हुआ है तो इसकी जगह ये चला जाएगा, इसको बोलते हैं हम। फिर कह रहा कोई मॉडिफायर तो नहीं जा रहा है, हाईएस्ट लेवल तक लेकर के जाओ, और एक तरीके से आईसीडी में असेसमेंट पढ़ो, सीपीटी के कोड में प्रोसीजर सर्विस नोट पढ़ो, अल्फ़ाबेटिक के साथ टेबलर में जाओ, इंडेक्स के साथ कोड का डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ो, रूल आउट मेथड लग रहा है कि नहीं लग रहा है चेक करो, सीक्वेंस में पहले प्राइमरी दो फिर सेकेंडरी दो, इसमें ग्लोबल पैकेज या बंडल कोड के बारे में जानो। अब जैसे कि ये गाइडलाइन है 1 से लेकर 4 तक ऑफिशियल, और सीपीटी के हर सेक्शन की गाइडलाइन जो कि अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो कोड को कभी भी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, ये नहीं कि एजम्पशन के बेस पे, हमेशा फैक्ट के बेसिस पे आप करो। दैट्स इट, ओके। इसको मैं यस सर। बाद में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये जो चीज़ें आप करेक्ट करोगे तभी ये सब चीज़ें सबमिट होती हैं क्लेम पे। यहाँ पे अगर चीज़ें गड़बड़ हो गई तो पूरी कोडिंग गड़बड़ हो गई, और जब गड़बड़ हो गई तो समझो फिर पेमेंट नहीं मिलेगा। सो आपका जो एफर्ट है वो ख़राब हो गया, क्योंकि उसके आगे भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? डन, ओके, देन बाय। ओके नो सर। सर, थैंक यू सो मच सर। सर कल पूछेंगे। हाँ ठीक है। ओके सर, गुड नाइट सर।